अपने इस लेक्चर में हम कुछ मज़ीद बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल स्टैटिक्स के सब्जेक्ट में होता है। अपने लेक्चर की इब्तिदा हम यूनिट से करते हैं और यूनिट्स में पहले हम देखते हैं कि बेसिक यूनिट्स क्या हैं। जो बेसिक यूनिट्स हैं वो हैं लेंथ, जिनकी यूनिट मीटर है और सिंबल इसका m है, और कभी कभी इसको डायमेंशनल एनालिसिस के लिए ब्रैकेट में जो l है उससे भी दिखाया जाता है। मास जो है वो केजी में है और केजी का सिंबल जो है वो केजी है और ये m में मास दिखाया जाता है। टाइम जो है वो सेकंड में होता है और इसका जो सिंबल है वो s है, और डायमेंशनल एनालिसिस के लिए ये इस तरह करके इसको t भी लिखते हैं। उसके अलावा एक चौथी क्वांटिटी यानी कि एंगल, वो भी बेसिक यूनिट का हिस्सा समझी जा सकती है। एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन है और इसको लिखा जाता है RAD, रेडियन का शॉर्ट करके। बाकी तमाम यूनिट्स जो हैं वो इन 3 बेसिक यूनिट से या इन 4 बेसिक यूनिट से डेराइव की जाती हैं। तो कुछ के बारे में हम बात कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल स्टैटिक्स के सब्जेक्ट में होता है। तो एक वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकंड होती है और इसको अगर लिखेंगे तो m/s लिखेंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस में इसकी डायमेंशंस बताने के लिए ये लेंथ पर यूनिट टाइम है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको इस तरह लिखेंगे m/s स्क्वायर, और डायमेंशनल एनालिसिस के लिए ये है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम। एरिया जो है वो स्क्वायर मीटर में होता है, इसको इस तरह मीटर स्क्वायर लिखेंगे और इसको लेंथ इनटू लेंथ भी बताया जा सकता है। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में है, मीटर क्यूब, लेंथ इनटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और न्यूटन को n भी लिखते हैं, और ये इसका फार्मूला कह लें वो है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। तो इसको अगर लिखेंगे तो मास इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटू टाइम। एनर्जी जो होती है वो जाउल्स में होती है और जाउल्स को सिर्फ J से भी ताबीर करते हैं, और एनर्जी जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। और इसको अगर डायमेंशनल एनालिसिस से लिखना हो तो वो होगा मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टाइम इंटू टाइम, यानी कि टाइम स्क्वायर। इसी तरह मोमेंट जो है, यानी कि किसी फोर्स की वजह से जो मोमेंट है वो न्यूटन मीटर में उसकी यूनिट्स हैं, और फार्मूला उसका है वो न्यूटन मीटर, यानी कि एनर्जी की तरह ही है। तो लिहाजा उसकी डायमेंशंस भी एनर्जी की तरह होंगी, यानी कि मास इंटू लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अब हम पाइथागोरियन थ्योरम पर आते हैं। ये हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो बेस है वो A है और जो परपेंडिकुलर है वो B है और हाइपोटेन्यूज C है, और ये एंगल थीटा है, और ज़ाहिर है कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो कुछ चीज़ें साइन कॉस वगैरह इस तरह हैं कि पहले तो ये कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये होता है और ये हमें मालूम है। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा इस तरह डिफ़ाइन होता है कि साइन थीटा जो है वो B डिवाइडेड बाई C होता है, कोसाइन थीटा A डिवाइडेड बाई C होता है, ये A है ये C है, और टेंजेंट थीटा जो डिफ़ाइन किया जाता है वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यानी कि B डिवाइडेड बाई A। तो थीटा की मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा की मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ नंबर में हमें पता चल जाती हैं। तो अगर 0 डिग्री या 90 डिग्री वगैरह पर इनकी वैल्यूज़ बड़ी स्पेशल होती हैं। उसके अलावा 30, 45 और 60 डिग्रीज़ पर भी इनकी वैल्यूज़ बड़े प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन होती है। यहाँ पर हम अभी सिर्फ 0 और 90 डिग्री वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 होती है, कोसाइन की वैल्यू 1 होती है और टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो साइन की वैल्यू 1 होती है, कोसाइन 0 होता है और टेंजेंट जो है वो इन्फिनिटी होता है।
इसी तरह अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो 180 पर साइन जो है वो 0 है, कोसाइन जो है वो -1 है और टेंजेंट जो है वो 0 है। और अगर हम 270 डिग्री की बात करें तो साइन की वैल्यू -1 है, कोसाइन जो है वो 0 है और टेंजेंट फिर नेगेटिव इन्फिनिटी है। इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर ये हम कंप्लीट सर्कल लें तो यहाँ से हम मेजर करते हैं अपना थीटा। तो यहाँ पर थीटा 0 है, यहाँ पर थीटा 90 है, यहाँ पर थीटा 180 है और यहाँ पे थीटा 270 है और यहाँ पे थीटा दोबारा वापस 0 पर आ जाता है। तो ऊपर वाली वैल्यू ये साइन की है, फिर कोसाइन की है और फिर टेंजेंट की है। तो यहाँ पर यानी कि हम इसको अगर एक्स एक्सिस का नाम दें, जहाँ थीटा 0 है वहाँ साइन 0 है, कोसाइन 1 है और टेंजेंट 0 है। इसी तरह बाकी जगहों पर हमने ये यहाँ पर शो किया हुआ है। पिछली स्लाइड में हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की। अगर हमारी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, बल्कि ये किसी भी एंगल पर हो, इसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ये आपके सामने है, और अगर इसमें ये साइड जो है वो ए है और इस साइड के जो अपोजिट एंगल है वो अल्फ़ा है, और ये साइड बी है और इस साइड के जो अपोजिट एंगल है वो बीटा है, और ये साइड जो है वो सी है और इसके जो अपोजिट एंगल है वो गैमा है, तो हमारे पास दो बड़े ज़बरदस्त रिलेशनशिप हैं। एक का नाम है लॉ ऑफ साइंस, यानी कि ए ओवर साइन अल्फ़ा जो है वो बराबर है बी ओवर साइन ऑफ बेटा के, ये बी है और बी ओवर साइन ऑफ बेटा है, और ये बराबर है सी ओवर साइन गैमा के, यानी कि सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। इसको लॉ ऑफ साइंस इसीलिए कहते हैं कि यहाँ साइन का इस्तेमाल है। इसी तरह एक और चीज़ जो है वो है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हमें बताता है कि अगर हमें ए पता करना हो तो ए जो है वो बराबर है √b² + c² - 2bc कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। यानी कि अगर ये हमें पता करना है तो ये b² + c² करें और इसमें से माइनस करें 2bc कोसाइन अल्फ़ा, b और c और इनका जो दरमियान में जो एंगल बनेगा अल्फ़ा, जो कि a का अपोजिट एंगल है, तो ये इसमें से माइनस करें, उसका अंडर रूट लें तो वो a के बराबर होगा। तो इसका भी हम इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अगर ट्रायंगल में एक या दो चीज़ें हमें मालूम नहीं है तो हम लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पैटर्न पर b जो है वो बराबर है a² + c² - 2ab कोसाइन बेटा अंडर द रूट। इसी तरह c जो है वो बराबर है a² + b² - 2ab कोसाइन गैमा अंडर द रूट। तो हम ये तमाम रिलेशनशिप से हम ट्रायंगल की वो चीज़ें जो हमें पता ना हो, वो साइड जो पता ना हो, वो एंगल जो पता ना हो, वो हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ और है, वो है डबल एंगल एंड टू एंगल रिलेशनशिप। तो उसको देखते हैं। डबल एंगल रिलेशनशिप ये है कि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, यानी कि अगर लेट से ये 60 डिग्री है तो हम इसको 30 डिग्रीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह कोसाइन 2 थीटा जो है वो होता है cos² थीटा - sin² थीटा। अगर आप दोबारा गौर से देखें तो लेफ़्ट साइड पर जो है वो 2 थीटा है और राइट साइड पर सिर्फ थीटा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 cos² थीटा - 1 के बराबर होगा ये, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके इसको हम 2 cosine² थीटा - 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि cosine² थीटा = cos 2 थीटा + 1/2। तो ये रिलेशनशिप हैं, जहाँ भी इनका इस्तेमाल हो वो किया जा सकता है। इसी तरह टेंजेंट 2 थीटा ये बराबर है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 - टेंजेंट² थीटा के। और यहाँ भी आप देखें लेफ़्ट साइड पर 2 थीटा है और राइट साइड पर सिर्फ थीटा है, तो इसका भी इस्तेमाल जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े हम कर सकते हैं। और टू एंगल पर अगर आएँ तो वो कुछ इस तरह है कि साइन अल्फ़ा ± बीटा, यानी कि या तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो या अल्फ़ा माइनस बीटा हो, ये बराबर है साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा ± कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। यानी कि अगर यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पे प्लस होगा,
और यहाँ अगर अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ पे माइनस होगा। इसी तरह रिलेशनशिप कोसाइन की भी है। कोसाइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा जो है वो बराबर है कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ अगर अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो यहाँ पर प्लस होगा। इसी तरह टेंजेंट के केस में ये है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा जो है ये बराबर है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, यानी कि अगर यहाँ अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पे तो प्लस होगा मगर यहाँ पे माइनस होगा, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा होगा। और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा मगर यहाँ पे प्लस होगा। आर्क्स और सेक्टर्स के बारे में मुख्तसरन बात कर लेते हैं। ये हमारे सामने एक सर्कल है और सर्कल में हमने 2 रेडियल लाइनें लगाई हैं जिनके दरमियानी एंगल जो है वो थीटा है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक, इसको एस कहते हैं और जाहिर है कि रेडियस जो है वो आर है। तो ये जो एंगल थीटा है ये रेडियन में मेजर होगा, और अगर ये रेडियन में मेजर होगा तो ये जो लेंथ है एस, यानी कि आर्क लेंथ एस जो है वो आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा होगा। तो ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस रिलेशनशिप का। और अगर हम ये एरिया निकालना चाहें, ये सेक्टोरियल एरिया, तो वो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। फिज़िकल क्वांटिटी या स्केलर होगी या वेक्टर होगी। स्केलर का मतलब है कि वो क्वांटिटी जो है उसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर मास या टेम्परेचर। लेकिन अगर ऐसी क्वांटिटी हो जैसे कि फोर्स या हीट फ्लक्स जिसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता होना ज़रूरी है और उसकी डायरेक्शन भी पता होना ज़रूरी है, तो वो वेक्टर कहलाएगी। वेक्टर को जनरली बोल्ड फेस करैक्टर से शो किया जाता है, यानी कि जैसे कि एक वेक्टर है ये बोल्ड फेस करैक्टर से, या इसको अंडरलाइन या उसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है ताकि पता चल जाए कि हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेक्टर जो है वो एक एरो से शो किया जाएगा और एरो की जो लंबाई है वो बताएगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, और जो एरो की डायरेक्शन है वो बताएगी कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो जब डायरेक्शन की बात होगी तो जाहिर है किसी एक्सिस सिस्टम की भी बात होगी कि ये किस एक्सिस सिस्टम में ये एक्ट कर रहा है। उसके अलावा वेक्टर को जो है उसके कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व कर लेते हैं, और सबसे आसान होता है कि इसको आप एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट हैं उनमें रिजॉल्व कर लिया जाए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगाएं और ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करें यहाँ तक, इस पॉइंट तक, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और इसको एफ एक्स का नाम दिया जाता है। इसी तरह इसका वाई कंपोनेंट जो है उसको एफ वाई का नाम दिया जाता है। वेक्टर्स में एक कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर्स का भी है कि अपने डिफाइंड डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 हो मगर डायरेक्शन उसकी हमारी मर्ज़ी की हो तो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम आई होता है, और जो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसका नाम जे होता है। और अगर हम 3D में बात करें तो जो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम के होता है। तो इस यूनिट वेक्टर को अगर हम एक्स डायरेक्शन में जो ये वेक्टर है एफ एक्स, इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा ये एफ एक्स वेक्टर बन जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि एफ एक्स आई, और एफ एक्स यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। इसी तरह एफ वाई जे जो है वो ये वाला वेक्टर होगा। और चूँकि हम वेक्टर्स को वेक्टोरियली ऐड भी कर सकते हैं, तो ये जो वेक्टर एफ जो शुरू से हमारे पास था उसको हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, और इस वेक्टर f का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और ये एंगल जो एक्स एक्सिस से बना रहा है ये वेक्टर f वो होगा उसका यानी टेंजेंट जो होगा वो होगा एफ वाई ओब्लिक एफ एक्स। तो अगर हमें एफ वाई और एफ एक्स पता है तो हम वेक्टर f पता कर सकते हैं। अगर हमें वेक्टर f का मैग्नीट्यूड f हमें पता है
तो fx जो होगा वो होगा f कोसाइन थीटा, जबकि थीटा ये एंगल है, और fy होगा f साइन थीटा। अगर हमें थीटा नहीं मालूम तो हम थीटा यहाँ से मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें f नहीं मालूम तो फिर हमें fx और fy मालूम होंगे, और अब हमें fx और fy नहीं मालूम तो हमें f और थीटा मालूम होंगे। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होगा जब हम स्टैटिक्स के सब्जेक्ट में मज़ीद आगे बात करेंगे। वेक्टर ऐड भी किए जा सकते हैं, और उनको ऐड करने के दो तरीक़ों पर हम बात करेंगे। तो एक तरीक़ा तो ये है कि हम एक वेक्टर, पहला वेक्टर ड्रॉ करें, लेट्स से ये ई वेक्टर हमने ड्रॉ किया, और दूसरा वेक्टर जो एफ वेक्टर है वो इस तरह ड्रॉ करें कि जो एफ वेक्टर का टेल जो है वो ई वेक्टर के हेड को टच करे। उसके बाद हम ई वेक्टर के टेल से एफ वेक्टर के हेड तक एक एरो ड्रॉ करें, और ये इनका सम वेक्टर हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर ई प्लस एफ लिखा है। तो चूँकि ये जो एरो है इसकी लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताती है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें वेक्टर की डायरेक्शन बताती है, तो हमें ई प्लस एफ वेक्टर पता चल गया। वेक्टर एडिशन के इस तरीक़े में अगर हमें दो साइड्स और एक एंगल अगर पता हो तो हम इस ट्रायंगल की बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं, या हमें दो एंगल और एक साइड पता हो तो हम इस ट्रायंगल की बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप इन दोनों वेक्टरों के जो है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड करें, और वो आपको फिर जो वेक्टर f प्लस ई दे देंगे। तो वेक्टर f का जो x कंपोनेंट है वो fx है, और y कंपोनेंट fy है, और जाहिर है कि ये दोनों जो है कंपोनेंट जो है अपनी अपनी प्रॉपर x और y डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। इसी तरह वेक्टर e का जो x कंपोनेंट है वो ex है, और उसका y कंपोनेंट ey है, और वो भी प्रॉपर अपनी डायरेक्शन यानी कि x और y डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो हम इनके x कंपोनेंट ऐड कर लेंगे, तो fx प्लस ex जो है वो i डायरेक्शन में है, तो ये इसका f प्लस e का ये i कंपोनेंट हो गया, और fy प्लस ey जो है ये j कंपोनेंट हो गया। तो वेक्टर जो f प्लस e है वो हमने इस तरह i प्लस j की फॉर्म में लिख लिया। और इसको अगर ड्रॉ करना हो तो हम इसका जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है वो इस्तेमाल करते हैं कि आप इसको स्लाइड करते हुए वेक्टर f को यहाँ ले जाइए, और इसको फिर आप इस तरह ड्रॉ कीजिए कि इसका ओरिजिन जो है f प्लस ई का वो ओरिजिन पर ही रहे, और इसके जो वेक्टर f है उसकी हेड से इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो हमें ये वेक्टर f प्लस ई मिल जाएगा। अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है, एक है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और एक है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट पे बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ये है कि जब हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें तो जो हमें वेक्टर मिले या जो चीज़ हमें मिले वो एक स्केलर हो, तो इसको हम a डॉट b से लिखते हैं। तो a डॉट b जो है वो c है, और c जो है वो एक स्केलर है। तो लेट्स से ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और इनके दरमियान जो एंगल जो है वो थीटा है। तो चूंकि हमें स्केलर मिलता है तो स्केलर के हम सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हैं। तो c की जो वैल्यू होगी वो a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई कोसाइन थीटा होगी, जबकि a जो है वो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, और b जो है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है वो इन दोनों के दरमियान एंगल है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है कि अगर आप दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें और जवाब में आपको एक वेक्टर ही मिले, तो उसको इस तरह लिखते हैं कि a क्रॉस b, यानी कि वेक्टर a का क्रॉस प्रोडक्ट होगा b से, और रिज़ल्ट में आपको एक वेक्टर ही मिलेगा और वो c होगा। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो c है, वो है a मल्टीप्लाइड बाय b और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और थीटा जो है वो एंगल है जो वेक्टर a और b के दरमियान है। चूँकि हमें रिज़ल्ट में वेक्टर मिला है तो हम मैग्नीट्यूड के अलावा उसकी डायरेक्शन में भी इंटरेस्टेड हैं। तो वेक्टर c की डायरेक्शन जो है
वो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर ए और बी के, यानी कि यूँ अगर आप समझें कि वेक्टर ए और बी अगर एक प्लेन में हैं तो ये वेक्टर सी जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो कि यहाँ पर जिस तरह आपको दिखाया गया है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए से अगर बी की तरफ अगर आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ें तो आपके अंगूठे की डायरेक्शन वेक्टर सी की तरफ होगी, जो दोनों ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम बी क्रॉस ए करते तो मैग्नीट्यूड तो हमें यही मिलता, मगर वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट होती, यानी कि ये डाउनवर्ड होता है, क्योंकि फिर हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को अगर वेक्टर बी से ए की तरफ अगर मोड़ते तो फिर अंगूठा हमारा नीचे की तरफ होता, जो कि डायरेक्शन होती है वेक्टर सी की। तो इसको हम इस तरीके से जो हम डायरेक्शन पता करते हैं इसको राइट हैंड रूल भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।